हेलो एवरीवन, नमस्ते, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नए चैप्टर के अंदर। चैप्टर का नाम है बाय बैक ऑफ शेयर्स, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 में एडवांस्ड अकाउंटिंग का जो अपना पेपर है, उसका ये चैप्टर हम लोग आज आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं। सर, सबसे पहले ये बताओ, चैप्टर ठंडा है या गर्म है, आसान है या मुश्किल? चैप्टर भाई बिल्कुल ठंडा, बिल्कुल आसान, बिल्कुल क्यूट चैप्टर है। चैप्टर का टेम्परेचर है केवल 99 डिग्री। इसे कोई बुखार नहीं है, बिल्कुल भी गर्म, बिल्कुल भी मुश्किल चैप्टर नहीं है। सादा सिंपल मजेदार चैप्टर है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी रेलिवेंस कम नहीं हो जाती है। ये स्टिल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप देख सकते हैं इसकी वेटेज 6 से लेकर 8 मार्क्स की रहती है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है 6 से लेकर 8 मार्क्स का आता है। एंड यस, हर 3 अटेम्प्ट में या हर 4 अटेम्प्ट में मैं कहूँ 2 बार तो कम से कम यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, या मे बी मोर देन दैट। लेक्चर नंबर 1 हम करने जा रहे हैं आज। सबसे पहला लेक्चर है अपने पास। एंड बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि चैप्टर में क्या क्या निकलेगा क्या नहीं, बिल्कुल सिंपल चीजें हैं। आज की हमारी टैगलाइन पर भी ध्यान दीजिए, इंजॉय एवरी मोमेंट। तो भैया चिंता किस बात की, हम आपके साथ हैं, सारी चीजें कराएंगे आपको, आप हमारे साथ हैं, सारी चीजें समझेंगे। तो भाई टेंशन तो कोई लेनी नहीं, आराम से मजे से पढ़ो और सुनो चीजों को। सर टॉपिक भी बता दो, लगे हाथ, इतनी बात हो ही गई है तो टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं? यार लिखे जरूर हुए टॉपिक, पर ऑल इन ऑल ना मैं सारी चीजें लगभग आपको इकट्ठी कराऊंगा, ये चारों चीजें। बस लिमिट ऑन बायबैक थोड़ा सा अलग पढ़ा के चलूंगा। फिर भी देख लेते हैं पढ़ना क्या क्या है यार। मीनिंग और बायबैक के कारण, बायबैक ऑफ शेयर्स होता क्या है और क्यों किया जाता है बायबैक ऑफ शेयर्स। फिर हमें क्रिएशन ऑफ सीआरआर समझना है कि भाई कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्या होता है, उसे क्यों बनाते हैं। कुछ जर्नल एंट्रीज हैं इस चैप्टर में, और एग्जाम की क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज ही आपको करनी पड़ेंगी। कई बार क्वेश्चन कह देता है कि भाई जर्नल एंट्रीज के बाद क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बना के दिखाओ, तो वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, वहां पर सीख लेंगे। और एक आखिरी चीज, लिमिट ऑन बायबैक हमें सीख करके चलनी है। तो ये है जी हमारे चैप्टर की पूरी फ्रेमिंग आपके सामने, जैसा कि लिखा हुआ है। नाउ लेट्स स्टार्ट। आओ जरा नोट्स की झलकी दिखा दूं आपको एक बार। ये नोट्स हैं अपने पास, राइट सर, सब चीजें हमने लिख रखी हैं यहाँ पर। ये कुछ जर्नल एंट्रीज लिखी हुई हैं, नेक्स्ट पेज पर भी जर्नल एंट्रीज लिखी हुई हैं। तो हम अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। आप हमें जानते हैं भाई, इतने सारे चैप्टर हमने आपको कराए, आप मुझे जानते ही हैं। ऐसा तो है ही नहीं कि मैं आपको चैप्टर पे ले आऊं, नोट्स पे डायरेक्ट और पढ़वाना शुरू करूं एक एक शब्द कि भाई ये है, सुन लो, समझ लो, लिख लो और रट लो, काम खत्म। हम तो पहले कॉन्सेप्ट की जड़ में जाते हैं, पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे अच्छे तरीके से, होता क्या है कैसे। और जब बातें पूरी हो चुकी होंगी तो आपको पता ही है, आप जाओगे नोट्स पे और आपको पता चल जाएगा कि यार जो भी लिखा हुआ है सब कुछ ऑलरेडी हमारी समझ में आ चुका है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। ये लो जरा, ये एक कंपनी है। आप मुझे सिंपल बताओ पहले, इशू ऑफ शेयर का क्या मतलब होता है? यार 12th क्लास में थे, छोटे छोटे बच्चे थे तुम, उस समय पे आपको सर या मैम ने बताया था कि भाई कंपनियां जो हैं वो शेयर इशू करती हैं। अच्छा, शेयर इशू करने का मतलब होता है ये, जैसे अपने पास जनरल पब्लिक है ना, जनरल पब्लिक जनता है, जनता है, ये सब जानती है, जनता है। इससे क्या किया जाता है, फंड्स लिए जाते हैं। कंपनी को जब नए प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाना होता है तो कंपनी आईपीओ लाती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसमें कंपनी नॉर्मल जनता से फंड्स लेती है, आम जनता से, जनरल पब्लिक से। जोमेटो, जोमेटो का आईपीओ भी आया, एक सबसे बड़ा एग्जांपल है। तो जोमेटो के जो नए नए प्रोजेक्ट्स हैं उसे उन्हें आगे ले जाना था, तो उन्होंने जनरल पब्लिक से पैसे लिए, फंड्स लिए, और बदले में कंपनी क्या देती है उनको? उनको सर कंपनी के अंदर हिस्सेदारी मिल जाती है। जो भी लोग कंपनी को फंड्स देते हैं उन्हें कंपनी में शेयर्स मिलते हैं, कंपनी में हिस्सेदारी मिलती है, कंपनी के प्रॉफिट्स में उन्हें कुछ डिविडेंड मिलता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है इशू ऑफ शेयर्स, शेयर इशू करना, पैसे लेना, शेयर देना, दैट इज कॉल्ड इशू ऑफ शेयर्स। इसी का जस्ट अपोजिट कर दूं तो वो बन जाएगा बाय बैक ऑफ शेयर्स। इसी का जस्ट अपोजिट कर दूं, यानी मैं एरो चेंज कर रहा हूं, ये देखो मैं एरो चेंज कर देता हूं।
क्या हो रहा है, शेयर कंपनी वापस ले रही है और पैसा जो लिया था वो लोगों को लौटा रही है, तो ये बन जाएगा बाय बैक ऑफ शेयर्स मित्रों। यानी कि पैसे लेना, शेयर देना, इशू ऑफ शेयर्स, पैसे देना, शेयर वापस ले लेना, दैट इज कॉल्ड बाय बैक ऑफ शेयर्स। और सुनो, शेयर तुम्हें पता ही है दो प्रकार के होते हैं, एक इक्विटी और एक प्रेफरेंस। अगर इक्विटी शेयर्स वापस लिए गए हैं और इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा लौटा दिया गया है तो इसे कहते हैं बायबैक। जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर से उनके शेयर वापस लेकर उन्हें पैसा लौटाया जाता है, दैट इज कॉल्ड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जो आप ग्रुप 1 में पढ़ते थे। ये ग्रुप 1 में आप पढ़ के आ चुके हो। बाय बैक ऑफ शेयर्स का मतलब बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये आपको ग्रुप 2 में पढ़ाया जाएगा। मतलब जब अपनी शेयर्स, कंपनी ने जो शेयर इशू करे हैं उन्हें वापस शेयर होल्डर से कंपनी ले लेती है, वापस खरीद लेती है, दैट इज कॉल्ड बाय बैक। और बाय बैक शब्द इक्विटी शेयर्स के लिए यूज किया जाता है, प्रेफरेंस के लिए रिडेम्पशन है। वो आपको ग्रुप 1 में पढ़ाया जाएगा। हल्की सी जनरल एंट्री रिडेम्पशन की भी है हमारे इस टॉपिक में, देख लेंगे उसको थोड़ा बाद में। ओके सर, तो ये हो गया जी बाय बैक का मीनिंग कि भाई शेयर ले लेना, पैसे ले लेना। कौन से शेयर? इक्विटी वाले। अब बताते हैं आपको कि बाय बैक किया क्यों जाता है, ये जानना बड़ा जरूरी है। बाय बैक का मतलब तो पता चल गया, व्हाट तो पता चल गया, पर वाई भी तो जरूरी है। हाँ सर, वाई ज्यादा जरूरी है। आओ जरा वाई पर आते हैं कि वाई बाय बैक। लो, छोटी छोटी बातों के थ्रू समझाता हूं मैं। एक कारण नहीं बताऊंगा आपको बायबैक के, मैं 4 कारण बताऊंगा आपको बायबैक के कि भाई कंपनियां बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स क्यों करती हैं। सर टोटल 4 ही रीजन होते हैं क्या? अरे भाई 4 से भी ज्यादा हो सकते हैं, पर मैं कह रहा हूँ 4 बता दूं वो बहुत है, उतने में बात समझ आ जाएगी। अब कौन सा पेपर में थ्योरी आनी है कि भाई बायबैक के रीजन बताओ, वहां तो एंट्रीज बतानी है। तो यार 4 बातें भी बता देंगे आपको, तो आई थिंक 4 रीजंस बहुत है। हाँ हाँ सर बहुत है। तो आओ जरा पहला रीजन बताता हूं मैं आपको, बाय बैक का फर्स्ट रीजन क्या हो सकता है। एक कंपनी ने शेयर्स जो हैं, इक्विटी शेयर्स, वो इशू कर रखे हैं, लेट से अभी तक 1 लाख, और उसकी टोटल अर्निंग्स फॉर द ईयर हैं, माय डियर फ्रेंड्स, 7 लाख रुपीस। नहीं, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, ऑड फिगर में नहीं लेते हैं, इसको 8 लाख कर लेते हैं, इवन में रहेगा तो ठीक रहेगा। टोटल अर्निंग्स 8 लाख रुपए है। तो यहां से आप मुझे जरा अर्निंग पर शेयर बताओ, ईपीएस यानी एक शेयर पर कितनी अर्निंग हो रही है। यार कंपनी ने टोटल 8 लाख कमाए हैं और टोटल शेयर 1 लाख हैं, तो एक शेयर पे अर्निंग हुई 8 रुपए, अर्निंग पर शेयर इज ₹8। ठीक है सर, कंपनी को क्या करना है, इस अर्निंग पर शेयर को थोड़ा सा इंप्रूव करना है, थोड़ा सा सुधारना है। क्यों सर? यार अर्निंग पर शेयर इंप्रूव होती है ना तो शेयर होल्डर अट्रैक्ट होते हैं कि भाई इस कंपनी की हर शेयर की अर्निंग थोड़ी ज़्यादा है, क्यों ना इसमें पैसे लगाए जाएं, और उससे आपके शेयर्स की डिमांड बढ़ती है। और जैसे ही आपके शेयर्स की डिमांड बढ़ती है, मार्केट प्राइस भी आपके शेयर का इंप्रूव हो जाता है। तो इक्विटी पर शेयर इंप्रूव करने से काफी फायदे होते हैं सर। बायबैक से अर्निंग पर शेयर इंप्रूव करने से काफी फायदे होते हैं सर। बायबैक से अर्निंग पर शेयर कैसे इंप्रूव हो सकता है, बताता हूं, आओ ना जरा। नाउ लेट से कंपनी ने बाय बैक कर लिए 20,000 शेयर्स, 20,000 शेयर होल्डर से शेयर कंपनी ने वापस ले लिए, उनका पैसा देके हिसाब कर दिया कि भाई जाओ टाटा बाय बाय, अब हमारा तुम्हारा कोई साथ नहीं। ठीक है जी, और अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, शेयर होल्डर ऐसा कह के चले गए। ओके सर, अर्निंग पर शेयर बताओ अब कितनी हो जाएगी, अज्यूमिंग सेम अर्निंग्स। अगर सेम अर्निंग रहती है 8 लाख, तो सर इस बार शेयर 1 लाख थोड़े ना है, 20,000 तो वापस ले लिए, तो कंपनी के इश्यूड शेयर्स केवल 80,000 हैं, शेयर होल्डर्स के पास केवल 80,000 शेयर हैं, 20,000 तो वापस लिए जा चुके हैं। तो देखो जरा, अर्निंग पर शेयर इंप्रूव हो गई। हाँ सर, अर्निंग पर शेयर इंप्रूव हो गई। तो इस तरीके से कंपनी की अर्निंग पर शेयर को इंप्रूव करके उसके मार्केट प्राइस को बढ़ावा दिया जा सकता है बाय बैक के थ्रू।
ये हो गया जी बायबैक का फायदा नंबर 1। मैं आपको बताता हूं बायबैक का फायदा नंबर 2। फ्रेंड्स, जब बायबैक किया ऊपर अभी 20,000 इक्विटी शेयर्स का, इसका मतलब आप अच्छे से जान चुके हैं। कंपनी ने शेयर ले लिए 20,000 इक्विटी शेयर अपने इक्विटी शेयर होल्डर से और उन्हें पैसा दे दिया। तो फ्रेंड्स, बायबैक पर जो पैसा दिया जाता है ना शेयर होल्डर्स को, वो शेयर होल्डर्स के लिए इनकम है, लेकिन उस पे इनकम टैक्स लगता नहीं है, इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट है। जबकि अगर कंपनी डिविडेंड दे तो भाई वो शेयर होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल होता है डिविडेंड भी। यानी क्या होता है, डिविडेंड दो फेज पे टैक्सेबल हो जाता है। जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो कंपनी पे टैक्स लगता है, और कंपनी जब उसी प्रॉफिट को शेयर होल्डर को बांटती है तो फिर शेयर होल्डर पे टैक्स लग जाता है, डबल टैक्स लग जाता है। लेकिन बायबैक के थ्रू अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर को पैसा दे, यानी कंपनी अगर सोचे कि यार डिविडेंड देंगे तो शेयर होल्डर को टैक्स लगेगा, इससे बढ़िया एक काम करते हैं, इसको बायबैक करते हैं और इसको इसके पैसे लौटा देते हैं, उसका टैक्स भी थोड़ा सा बचेगा, उस पर टैक्स भी नहीं लगेगा, शेयर होल्डर को टैक्स बेनिफिट्स मिल जाएंगे। यानी बायबैक के कई फायदों में से एक फायदा ये भी है कि बायबैक के समय पर शेयर होल्डर की जो इनकम होती है उस पर टैक्स नहीं लगता है। ये भी एक कारण हो सकता है कंपनी को बायबैक करने का, अपने शेयर होल्डर को थोड़ा फायदा पहुंचाने का, कि यार डिविडेंड की जगह ना शेयर खरीद के कैंसिल करते हैं, इनको पैसे लौटा देते हैं, इनका टैक्स तो बचेगा थोड़ा सा। हाँ, इसके लिए बहुत सारी और बातें भी कंपनी को ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अगर कंडीशन सेटिस्फाई बैठ रही है तो कंपनी इस ऑप्शन को चूज कर लेगी। ठीक है सर। बायबैक का एक और बेनिफिट बताता हूं मैं आपको, बेनिफिट नंबर 3। कंपनी के पास लेट से एक्स्ट्रा कैश पड़ा हुआ है और कंपनी के नज़दीकी भविष्य में कंपनी को नज़र नहीं आ रहा कि उसको कोई नए प्रोजेक्ट करने हैं या उसके पास कोई नए प्लान्स हैं जहां पर वो उसको पैसे को लगा सके, इन्वेस्ट कर सके, बहुत ह्यूज अमाउंट का कैश पड़ा हुआ है। तो कंपनी सोच रही है यार क्यों ना एक काम करे, इतना सारा कैश पड़ा हुआ है तो शेयर होल्डर को पैसा वापस लौटा दिया जाए, इसमें से वो पैसा शेयर होल्डर्स को दे दिया जाए और उनके शेयर्स ले लिए जाए। इससे क्या होगा, अर्निंग पर शेयर तो इंप्रूव होगी होगी और साथ ही साथ कंपनी थोड़ी सी शेयर होल्डर्स के बर्डन से भी फ्री हो जाएगी, कंपनी थोड़ी सी इंडिपेंडेंट हो जाएगी, अपने कदमों पर खड़ी हो जाएगी। अभी तो शेयर होल्डर का सहारा है ना उसको, तो कंपनी को इंडिपेंडेंसी भी अचीव हो जाती है और एक्सेस कैश का यूटिलाइजेशन भी हो जाता है बाय बैक इट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर अचीव करने के लिए भी बायबैक ऑफ शेयर किया जा सकता है। यार अगर कंपनी को यह लग रहा है कि उसके इक्विटी, उसके कैपिटल स्ट्रक्चर और उसके डेट स्ट्रक्चर में मिसबैलेंसिंग हो गई है, मतलब कैपिटल ज्यादा लगी हुई है, डेट का इस्तेमाल कम किया जा रहा है, पैसे ज्यादा इन्वेस्ट हो गए हैं, एक्सेस ओवर कैपिटलाइजेशन हो गया है, तो कंपनी क्या करेगी, कैपिटल को कम करने की कोशिश करेगी। और कैपिटल कम कैसे करेगी कंपनी, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स करके शेयर खरीद लेगी तो कैपिटल कम हो जाएगी। इसीलिए अगर ओवर कैपिटलाइजेशन हो गई है एज कंपेयर टू डेट्स, तो कंपनी उसे सुधारना चाहेगी कैपिटल रिड्यूस करके, और कैपिटल रिड्यूस करने के लिए बायबैक ऑफ शेयर्स का सहारा लिया जाता है। ऐसे भी कुछ और बेनिफिट्स बायबैक ऑफ शेयर्स के टाइम पर कंपनी को हो सकते हैं। तो बायबैक का मतलब और बायबैक क्यों किया जाता है ये मैंने आपको अभी समझाया। आओ जरा नोट्स पर चलते हैं एक बार। ये लीजिए, एक सेकंड में ना हाइलाइटर चेंज करना चाहता हूँ, इससे थोड़ा सा बोर हो गए हैं। इसके जैसा ही है हालांकि, बिकॉज येलो जैसे कलर चलते हैं यार जो सब पे चल जाते हैं, कोई और कलर लूंगा तो फिर ये डार्क ब्लैक हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं। बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स रेफर टू परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स बाय द कंपनी, कंपनी अपने शेयर खुद खरीद लेती है, वापस ले लेती है। बाय बैक किया जाता है नीचे दिए गए किसी भी एक या सभी रीजंस के लिए, सभी फायदों के लिए। एक्सेस कैश का यूटिलाइजेशन करना है तो कंपनी बायबैक कर सकती है, ईपीएस इंप्रूव करके शेयर प्राइस बढ़ाना है तो कंपनी बायबैक कर सकती है, बेनिफिट्स देने हैं टैक्स बेनिफिट शेयर होल्डर को तो कंपनी बायबैक कर सकती है, और ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर पाने के लिए कंपनी बायबैक कर सकती है। इनमें से कोई भी एक या एक से ज्यादा या चारों रीजंस को पाने के लिए, चारों बेनिफिट्स को पाने के लिए कंपनी बायबैक कर सकती है।
उसके बाद क्या लिखा हुआ है इस पे जरा बाद में आएंगे। अब हम चलते हैं जर्नल एंट्रीज की तरफ मित्रों, कि हमारी जर्नल एंट्रीज क्या पास होंगी बाय बैक के टाइम पर। आइए सर जरा हमें जनरल एंट्रीज बताइए। बहुत सिंपल जनरल एंट्रीज पास होंगी, बस जरा सुन लीजिए एक एक करके। जब भी शेयर इशू किए जाते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया जाता है या नहीं। याद करो 12th क्लास के वो दिन, वो इशू ऑफ शेयर्स 12th क्लास के पहला लेक्चर याद करो, जब आपके सर ने आपकी मैम ने आपको बताया था कि एंट्री होती है इशू ऑफ शेयर की, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। मतलब शेयर इशू करते टाइम शेयर कैपिटल अकाउंट को किया जाता है क्रेडिट। तो यार तुम समझदार हो, शेयर देते टाइम शेयर कैपिटल को कंपनी क्रेडिट करेगी, तो बाय बैक वापस लेते टाइम उसी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। भाई कैपिटल आपका क्रेडिट बैलेंस होता है कैपिटल का, अब कैपिटल बायबैक करके रिड्यूस कर रहे हो, शेयर्स को खत्म कर रहे हो, तो कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा। क्रेडिट बैलेंस किसी आइटम का है, उसे अगर रिड्यूस करना है तो उसे डेबिट करते हैं हम फ्रेंड्स, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और पैसे किसको देने हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को देने, जो भी पैसे बनते हैं। तो हमारी लायबिलिटी, कंपनी की लायबिलिटी किसके प्रति बनी सर, इक्विटी शेयर होल्डर्स के प्रति बनी, इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट को कर दिया जाएगा क्रेडिट। और सर ये क्या लिखा हुआ है, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट, इसको भी बताओ जरा। यार अगर शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है तो शेयर को इशू करते टाइम ना 10 रुपए ही क्रेडिट किए जाते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट में, लेकिन बायबैक के टाइम पर ना हो सकता है आपको 10 से ज़्यादा रुपए देने पड़े, हो सकता है आपके बायबैक का जो प्राइस हो वो 12 हो 15 हो, इस तरीके से हो सकता है, बिकॉज बायबैक ना मार्केट प्राइस पे किया जाता है, तो हो सकता है मार्केट प्राइस उस टाइम पे ज़्यादा चल रहा हो। तो यार आपने तो कैपिटल में 10 क्रेडिट कर रखे हैं, जबकि पैसे चुकाने पड़ रहे हैं आपको 15, यानी एक्स्ट्रा पैसे जो आपको देने पड़ रहे हैं वो है आपके लिए, कंपनी के लिए एक लॉस। और डेबिट और लॉसेस वाले रूल के हिसाब से उसे डेबिट कर देंगे फ्रेंड्स, और नाम देंगे प्रीमियम ऑन बाय बैक अकाउंट डेबिट, कि भाई जो बायबैक के टाइम पर एक्स्ट्रा पैसे प्रीमियम के देने पड़ रहे हैं उसको डेबिट कर दीजिए। ये एंट्री बनेगी अपने पास। ये पता है किस चीज की एंट्री है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो पैसा देना है उसे ड्यू करने की एंट्री है, कि भाई 10 रुपए कैपिटल के 5 रुपए प्रीमियम के इक्विटी शेयर होल्डर को देने हैं, टोटल 15 रुपए। ये है ड्यू करने की एंट्री। फिर उनको पेमेंट कर दी जाएगी, इक्विटी शेयर होल्डर को बुलाया जाएगा कि आओ इक्विटी शेयर होल्डर आओ और अपना पैसा लेके जाओ। तो इक्विटी शेयर होल्डर आ गए और पैसा लेके चले गए, उनको पैसे दे दिए। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर अगली एंट्री किस चीज की लिखी हुई है आपने, अगली एंट्री है ये जो 5 रुपए का लॉस था ना प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट में डेबिट था, इसे राइट ऑफ करने की एंट्री है। नॉर्मली हर नुकसान हर लॉस P&L अकाउंट से राइट ऑफ किया जाता है, आप P&L को डेबिट करते हो टू लॉस अकाउंट कर देते हो, लेकिन यहां पर P&L नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से इस प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट ऑफ किया गया है। ऐसा क्यों फ्रेंड्स, जब शेयर इशू किए जाते हैं तो 10 का शेयर अगर कंपनी 12 में इशू करती है तो आई बिलीव, मेरा ऐसा मानना है कि आपको अच्छे से पता होगा, 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में डाले जाते हैं, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो कंपनी ने शेयर इशू करते टाइम जो ज्यादा पैसे लिए वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में रखे हुए हैं। तो इसी के रिगार्डिंग अगर कंपनी को पैसा लौटाते वक्त ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से ही वो पैसा दिया जाना चाहिए। ऑफ कोर्स सर वो पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से ही दिया जाना चाहिए। जब आपने शेयर इशू करे, ज्यादा पैसे लिए, डाले सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, तो शेयर लेते वक्त जब पैसा आप लौटा रहे हो तो ज्यादा पैसे अगर देने पड़ रहे हैं तो उसी खाते से पैसे यूज किए जाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से ही। सर अगर कम पड़ गए तो P&L बीच में आ जाएगा। बाकी अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा होगा तो देख लेंगे, अदरवाइज जहां तक है ऐसा होगा नहीं हमारे क्वेश्चन से। अगली एंट्री है
कुछ कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व वगैरह की एंट्री आ रही है, इसको जरा समझ लेते हैं कि भाई ये किस चीज की एंट्री है। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व भला किस बला का नाम है। चलिए जी, तो ये एंट्री ऐसे समझ में नहीं आएगी कि आपको ऐसे रटवा दी कि भाई ये एंट्री है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आइए जरा इस एंट्री को समझ के चलते हैं। इस एंट्री को समझाने के लिए मैं जरा आपके सामने एक बैलेंस शीट पेश करना चाहूंगा। जरा मेरे साथ उस बैलेंस शीट को एक बार लिखेंगे, बस समझने के लिए, लर्निंग पर्पज के लिए है, ये कोई हमारे फेयर नोट्स नहीं है। वाई CRR इज क्रिएटेड, वाई कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व इज क्रिएटेड। लेट से ये एक कंपनी की बैलेंस शीट है, इसमें नॉन करंट एसेट्स हैं 5 लाख रुपए के, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है 2 लाख रुपए, करंट एसेट है 3 लाख, टोटल हो गए 10 लाख। सर 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 आपने ये टी शेप में क्यों बनाई? कंपनी की बैलेंस शीट है, वो तो स्केड्यूल 3 से वर्टिकल फॉर्मेट में बनती है। भाई मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, बैच खत्म होने को आया, आपने कितनी बार ये सवाल पूछा मुझसे और मैंने बार बार यही जवाब दिया आपको कि ये लर्निंग पर्पस के लिए है, इसमें चिंता मत करो। सर हम कहाँ चिंता कर रहे थे, आप खुद ही बोलते हो। यार मुझे डिस्क्लोजर देना पड़ता है, क्या करूं, मैं मजबूर हूँ। इक्विटी शेयर कैपिटल में है 3 लाख रुपए, जनरल रिजर्व 1 लाख, P&L 1 लाख, नॉन करंट लाइबिलिटी 3 लाख और करंट लाइबिलिटी है 2 लाख। तो ये टोटल, ये भी टोटल हो गया 10 लाख रुपीज में। ओके सर। अब इसके बाद कंपनी ने मान लीजिए बायबैक कर लिया, मैंने बायबैक की एंट्री तो सिखा दी ना आपको। तो कंपनी ने बायबैक कर लिए 15,000 इक्विटी शेयर्स एंड जो पेमेंट है वो कर डाली, पेमेंट मेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल दिख रही है ना आपको यहाँ पे 3 लाख की, इसमें मान लीजिए 30,000 इक्विटी शेयर हैं 10 रुपए ईच वाले एट द रेट 10 ईच। ओके सर, तो इसमें से 15,000 इक्विटी शेयर बायबैक कर लिए गए। हो सकता है ये लिमिट में ना हो, वो लिमिट जब आपको बाद में पढ़ाऊंगा तो आपको लगे सर ने ज्यादा लिख दिया। भाई इस समय आपका फ्रेश दिमाग है, तो इस समय हम कितने भी शेयर्स बायबैक कर सकते हैं, वो चिंता वाली बात नहीं। अभी आप सिर्फ सुनिए, अभी आपको लग भी नहीं रहा होगा कि ये सर बोल क्या रहे हैं। 15,000 हो गए बायबैक तो ठीक है, इसमें कहने वाली बात ही क्या है। ओके, तो फ्रेंड्स बायबैक कर लिए 15,000 इक्विटी शेयर। उसके बाद की जरा बैलेंस शीट बनाना, बैलेंस शीट आफ्टर बायबैक जरा बनाना, कैसी दिखेगी। नॉन करंट एसेट में तो कोई बदलाव नहीं आएगा, 5 लाख के रहेंगे। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में कोई बदलाव नहीं आएगा, 2 लाख रुपए। हाँ, करंट एसेट 3 लाख से घट के माइनस हो जाएंगे 1.5 लाख और रह जाएंगे केवल 1.5 लाख रुपए के। क्यों? अरे 15,000 इक्विटी शेयर है, एक शेयर 10 रुपए का है। मान लो जो फेस वैल्यू है 10 रुपए, उतने ही पैसे लौटाए जा रहे हैं बायबैक पे, ना कम ना ज्यादा। तो 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे ना इक्विटी शेयर होल्डर को। और भैया लिखा हुआ है पेड, पैसे चुका दिए। कहां से चुकाए होंगे? या तो कैश से या बैंक से। वो चीजें कहाँ आती हैं, कैश और बैंक? करंट एसेट में। तो करंट एसेट कम हो जाएंगे ना, आपके पैसे चुका दिए 1.5 लाख से, तो 3 लाख के करंट एसेट 1.5 लाख से कम हो जाएंगे, रह गए केवल 1.5 लाख। तो इसका टोटल आ गया इस बार 8,50,000। करंट लायबिलिटी में कोई बदलाव नहीं, 2 लाख की ही रहेंगी। नॉन करंट लायबिलिटी में कोई बदलाव नहीं, 3 लाख। और P&L में कोई चेंज नहीं, 1 लाख। जनरल रिजर्व में कोई चेंज नहीं, 1 लाख। और इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख में, सॉरी 3 लाख नहीं, 3 लाख से घट के रह जाएगी केवल 1,50,000। वो 1.5 लाख रुपए की कैपिटल लौटा दी गई, मालिकों को वापस कर दी गई। अब इशूड कैपिटल रह गई है केवल 1.5 लाख रुपए। इस साइड का टोटल देख लेते हैं कितना आ रहा है। ये भी आ रहा है 8.5 लाख। यहां तक की बात मैंने आपको बता दी कि भाई बायबैक क्यों होता है, कैसे होता है, बायबैक की एंट्रीज क्या होती हैं। अब बायबैक होने के बाद एक समस्या हो गई यहां पर। अगर ये बायबैक हो जाए ना तो समस्या हो जाती है किसको? आउटसाइडर्स को समस्या हो जाती है। जिन लोगों के 5 लाख रुपए कंपनी के ऊपर उधारे हैं, इन्हें कहते हैं आउटसाइडर्स। सर इनको क्या चुल मच रही है, इनको क्या तकलीफ हो जाएगी मालिक अपना पैसा निकाल के ले गए तो? यार हद कर दी तुमने। बिजनेस में से, कंपनी में से मालिक अपना पैसा निकाल के भाग गए और बाहर वालों का पैसा दिया नहीं, उनका पैसा फंसा रह गया बिजनेस के अंदर। तो ये अच्छी बात है क्या?
तुम्हारे पास कोई पैसे रखे हो, तुम्हारे पास कैश रखा हो, तो पहले क्या कोशिश करोगे, उस पैसे में से तुम्हारे सिर पे जो उधारी मंडरा रही है उस उधारी को पे करोगे, या पहले उस कैश से अपने घर में नए नए कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल फोन ले आओगे और उसका यूज कर लोगे। समझदारी क्या कहती है? समझदारी तो यही कहती है सर पहले उधार चुकानी चाहिए। और यार ये आउटसाइडर्स नाराज होंगे क्यों नहीं? उनका पैसा फंसा रह गया, मालिक अपना पैसा निकाल के भाग रहे हैं, तो कल को वो बच्चे 1.5 लाख भी निकाल के भाग जाएंगे। इस तरीके से तो उनका पैसा फिर मिलेगा ही नहीं उनको। तो इसीलिए आउटसाइडर्स परेशान हो गए और आउटसाइडर्स परेशान होकर के पहुंचे कंपनीज एक्ट के पास। उन्होंने कंपनीज एक्ट से गुहार लगाई कि कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट, देखो हमारे साथ क्या अन्याय हो रहा है। मालिक अपना पैसा निकाल करके भाग गए और हमारा पैसा फंसा रह गया। हम ये नहीं कह रहे हमारा पैसा भी दो, पर इस तरीके से मालिक पैसा निकाल के भागेंगे तो उनका तो इंटरेस्ट, उनकी दिलचस्पी भी नहीं रहेगी बिजनेस में। और हो सकता है भविष्य में उन्हें लग रहा हो कि लॉस होने वाले हैं, इसलिए वो पैसा निकाल के भाग रहे हैं। हमें तो भीतरी जानकारी होती नहीं। आउटसाइडर्स कह रहे हैं कंपनीज एक्ट से, तो वो कह रहे हैं कि भैया इसका कुछ सॉल्यूशन निकलवाओ, मालिक का पैसा बिजनेस में जितना वो निकाल के ले गए हैं उसे वापस लगवाओ, जब तक हमारा पैसा वापस ना मिल जाए, वरना हमारा अमाउंट खतरे में आ गया यार। है ऐसे थोड़ा ना होता है। तो कंपनीज एक्ट ने बुलाया मालिकों को, इक्विटी शेयर होल्डर को। कंपनीज एक्ट ने कहा कि अरे यार तुम्हारी शिकायत आ रही है सुनने में, तुमने क्या किया, 1.5 लाख रुपए निकाल लिया और बाहर वालों का पैसा फंसा रह गया। चुपचाप से वो 1.5 लाख रुपए वापस लेकर के आओ कंपनी के अंदर और इक्विटी शेयर कैपिटल को फिर से 3 लाख बना दो। हाँ, अब इक्विटी वाले हैरान हो गए। इक्विटी होल्डर कह रहे सर हम कैसे ले आए वापस, हमें तो बायबैक जो है करना था, क्योंकि हमें बायबैक के फायदे चाहिए थे। अगर ऐसी बात है पैसे वापस ही लाने, तो बायबैक की स्कीम मौजूद ही क्यों है? फिर बायबैक की स्कीम मौजूद ही नहीं होनी चाहिए। अरे हमें तो अपना अर्निंग पर शेयर बढ़ाना था। इक्विटी वाले कह रहे कंपनीज एक्ट से हमें तो अर्निंग पर शेयर बढ़ाने के लिए बायबैक किया है, ताकि मार्केट प्राइस कुछ सुधरे और उससे कंपनी को ही फायदा पहुंचेगा। तो हम तो भाई पैसा वापस नहीं ला सकते, और वापस ले आए तो फिर तो दुनिया में बायबैक ही पॉसिबल नहीं है। फिर बंद करो उस बायबैक को, बायबैक के प्रोविजंस में आग लगा दो फिर। अब कंपनीज एक्ट वाले कह रहे हैं हाँ यार इनकी भी बात ठीक है, ये भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। बायबैक उन्होंने ईपीएस बढ़ाने के लिए किया, वो बायबैक का फायदा लेना चाहते हैं, वो भी अपनी जगह ठीक है। और आउटसाइडर्स भी अपनी जगह ठीक हैं, उनका भी पैसा खतरे में आ गया है। तो कुछ तो सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा, कुछ बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, जिससे इक्विटी वालों को भी कोई दिक्कत ना हो, वो बायबैक का फायदा भी उठा सकें, बायबैक करके शेयर होल्डर को पैसा वापस भी लौटाया जा सके, और आउटसाइडर्स का पैसा भी खतरे पर ना आए, उन्हें भी कोई तकलीफ ना हो। ऐसा कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। तो पता है वो बीच का रास्ता क्या है? वो बीच का रास्ता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ये उस बीच के रास्ते का नाम है। सर थोड़ा इलेबोरेट करो प्लीज। हाँ बिल्कुल भाई, इलेबोरेट करते हैं ना, कौन मना कर रहा है। कंपनी ने कहा, कंपनीज एक्ट ने कहा शेयर होल्डर से, इक्विटी वालों से, कि भाई एक काम करो, तुम जो पैसा शेयर होल्डर को तुमने दे दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शेयर होल्डर्स को वो पैसा लौटा उनके पास ही रहने दो, वापस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाहर वालों का पैसा भी देखो खतरे में आ गया, उनके लिए भी तुम्हें कुछ ना कुछ अब कंपनी में अलग से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उनको खुश करिए, कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, उनको दिखाइए कि आज भी कंपनी में आपकी दिलचस्पी है, आज भी कंपनी के प्रोजेक्ट पर आपको भरोसा है, और आप अपने पैसे निकाल के भाग नहीं रहे हो। आप केवल ईपीएस के थ्रू बायबैक का फायदा लेना चाहते हैं, इसलिए आपने ये काम किया है। तो कंपनीज एक्ट ने कहा हम एक काम करते हैं इक्विटी वालों, तुम्हारे ये 2 लाख रुपए यहाँ पर पड़े हुए हैं। पता है ये जनरल रिजर्व और पी&एल किसका पैसा होता है? ये भी तो शेयर होल्डर्स का ही पैसा होता है भाई। तो उन्होंने कहा ये 2 लाख रुपए तुम्हारे पड़े हुए हैं, लेकिन ये पैसा तो तुम कल चाहो तो कल निकाल के ले जा सकते हो। कंपनीज एक्ट ने आउटसाइडर से कहा कि यार तुम खामखा चिंता कर रहे हो कि 1.5 लाख रुपए इक्विटी वाले निकाल के ले गए, उनके 2 लाख रुपए तो और रखे हुए बिजनेस में जनरल रिजर्व और पी&एल की फॉर्म में, तो तुम अपने पैसे की क्यों चिंता कर रहे हो? उनके तो आज भी काफी सारे पैसे बिजनेस में लगे हुए हैं, उनका तो आज भी इंटरेस्ट है बिजनेस में, कंपनी के अंदर, तो तुम क्यों हाय हाय मचा रहे हो? तो आउटसाइडर ने कहा कि भैया सुनो कंपनीज एक्ट जी, इस पैसे को तो ये कल चाहे कल निकाल के ले जाएं। जनरल रिजर्व और पी&एल तो दो ऐसे खाते होते हैं जहां से डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, जहां से मालिकों को जब चाहे पैसा दिया जा सकता है कंपनी के द्वारा, तो इसे तो कल चाहे कल निकाल के ले जाएं। तो कंपनी ने कहा कैसा हो आउटसाइडर्स, कैसा हो,
अगर मैं ये पैसा इक्विटी वालों का ब्लॉक करवा दूं, इस पैसे पर हम पाबंदी लगा दें, इक्विटी वालों से कह दें कि तुम ये पैसा निकाल करके नहीं ले जा सकते, ये पैसा तभी निकाल के ले जाओगे जब पहले आपका आउटसाइडर्स तुम्हारा पैसा वो पे कर देंगे, तभी से निकाल करके ले जा सकते। तो आउटसाइडर कह रहे हैं हाँ जी अब हम खुश हैं, जितना पैसा वो निकाल करके ले गए 1.5 लाख रुपए, उतना पैसा उनका कंपनी में ब्लॉक करवा दीजिए आप, उतना पैसा फ्री रिजर्व, इन दोनों को कहते हैं फ्री रिजर्व, जनरल रिजर्व और पी&एल, जहां से डिविडेंड बांटा जा सके, फ्री रिजर्व, उतना पैसा फ्री रिजर्व यानी जिसे कभी भी निकाल के ले जा सकते हैं मालिक, उसमें से कंपनी में ब्लॉक करवा दो, उसके कभी भी निकाले जाने पर पाबंदी लगा दो। तो हाँ, उनका पैसा फिर बिजनेस में फंस जाएगा, उनका पैसा भी बिजनेस में ब्लॉक हो जाएगा और हमारे कलेजे को ठंडक मिल जाएगी कि हाँ भाई इक्विटी वालों के इतने पैसे जो वो निकाल के ले गए थे उतने पैसे ब्लॉक हो गए हैं, उतना पैसा उनका इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर दिया गया है कंपनी में। ये कैसी इन्वेस्टमेंट थी? 1 लाख और 1 लाख की, जब दिल करे जब निकाल के ले जाएं, इसी इन्वेस्टमेंट को ब्लॉक करवा दिया गया कि कभी भी नहीं निकाल के ले जा सकते, केवल तभी ले जाएंगे जब पहले आउटसाइडर का पैसा दे दिया जाएगा। इनडायरेक्टली जो पैसा वहीं रखा हुआ था उसको ब्लॉक करके एक इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करवा दी गई इक्विटी शेयर होल्डर से, ये रास्ता निकाला गया। मतलब ये पैसा फ्री रिजर्व से निकाला गया, जनरल रिजर्व और पी&एल से, और एक ब्लॉक्ड रिजर्व में डाल दिया गया जिसका नाम है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, जहां से मालिक जब दिल चाहे निकाल करके पैसा नहीं ले जा सकते, जहां से डिविडेंड नहीं दिया जा सकता। कितने रुपए के फ्री रिजर्व्स निकाल करके सीआरआर बनाए जाएंगे? जितना उन्होंने निकाल के लिया था बायबैक के टाइम पर 1.5 लाख रुपए, तो सीआरआर 1.5 लाख का बनेगा। जनरल रिजर्व में कितने पैसे यूज किए जाएंगे? 1 लाख, और बचे हुए 50,000 पी&एल से निकाले जाएंगे। सर पी&एल से 1 लाख, जनरल रिजर्व से 50,000 भी तो निकाल सकते हैं। भाई पहली प्रेफरेंस जनरल रिजर्व होती है, पहले जनरल रिजर्व से पूरे पैसे निकाल लो 1 लाख, फिर बचे हुए पी&एल से, पी&एल सेकंड प्रेफरेंस है। ओके सर, तो भाई एंट्री बनती है जनरल रिजर्व पी&एल डेबिट टू सीआरआर यानी कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो ये एंट्री है यहां पर जनरल रिजर्व पी&एल टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ये सीआरआर बनाने की एंट्री है फॉर क्रिएशन ऑफ सीआरआर। आउटसाइडर्स को खुश करने की, आउटसाइडर्स को सेटिस्फाई करने की, उनके इंटरेस्ट को सिक्योर करने की एंट्री है ये फ्री रिजर्व टू सीआरआर। कोई और जनरल रिजर्व और पी&एल की जगह कोई और फ्री रिजर्व क्वेश्चन में दे रखा है तो उसे भी हम यूज कर सकते हैं पी&एल के बाद। ओके सर, अब नेक्स्ट एंट्री लिखी हुई है बैंक टू इन्वेस्टमेंट। यानी मित्रों कई बार क्या होता है, कंपनी के पास, कंपनी को बायबैक करना है, उसे इक्विटी पर अर्निंग पर शेयर सुधारनी है, प्राइस बूस्ट करना है, पर उसके पास ना फंड्स नहीं है, पैसे नहीं है, कैश नहीं है इक्विटी शेयर होल्डर को देने के लिए, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट बेच देती है कंपनी पैसा अरेंज करने के लिए, और एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट बेचते वक्त हो सकता है कुछ प्रॉफिट हो जाए, कुछ लॉस हो जाए, तो अगर प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो उसे पी&एल अकाउंट या एसपीएल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस से एडजस्ट करके चलेगी। अगर लॉस है तो आप अच्छे से जानते हैं पी&एल को डेबिट किया जाएगा, और अगर प्रॉफिट हुआ इन्वेस्टमेंट को बेचने पर तो जितने का प्रॉफिट हुआ है उतने अमाउंट से पी&एल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। जो हमने यहां पर लिखा हुआ है ना एक्सेस कैश यूटिलाइजेशन, वो तो एक फायदा है बायबैक का। मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूं कि बायबैक के लिए पैसा होना ही चाहिए, आपको दूसरा फायदा लेना है, ईपीएस इंप्रूव करना है, पर आपके पास एक्सेस कैश है नहीं, तो यार आपको इन्वेस्टमेंट बेचनी पड़ सकती है। मैंने पहले ही कहा था एनी और ऑल ऑफ द फॉलोइंग रीजन, कोई एक रीजन भी हो सकता है बायबैक का। हम ईपीएस इंप्रूव करने के लिए, सिर्फ ईपीएस इंप्रूव करने के लिए बायबैक कर रहे हैं, पर पैसे हैं नहीं, तो इन्वेस्टमेंट बेचनी पड़ सकती है आपको। और कई बार पता है क्या होता है, ईसॉप पढ़ाया मैंने आपको, ईसॉप आप पढ़ के आए हैं, तो अगर नहीं भी पढ़े हैं तो ईसॉप का चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा ईसॉप होते क्या हैं। ईसॉप का मतलब होता है कंपनी अपने एम्प्लॉयज को ही सस्ते में शेयर देती है उन्हें कंपनी से जोड़े रखने के लिए, ताकि वो कहीं जाए ना, और कंपनी में उनका मालिकाना हक मिले, वो भी मोटिवेटेड हो, वो भी और अच्छे से दिल लगा करके काम करें। उन्हें कहते हैं ईसॉप यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, सस्ते शेयर देना। कंपनी कई बार क्या करती है, ईसॉप यानी एम्प्लॉय को सस्ते शेयर देने के लिए नए शेयर्स का इस्तेमाल नहीं करती, वो ओरिजिनल शेयर होल्डर से बायबैक करती है और उन्हीं शेयर्स को एम्प्लॉय को दे देती है सस्ते में, ईसॉप में इशू कर देती है उन्हीं शेयर्स को।
तो उस टाइम पे ये एंट्रीज हो जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट ईसॉप आउटस्टैंडिंग टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इस एंट्री को हम और इलेबोरेट करेंगे जब कोई क्वेश्चन में ये सिचुएशन हमें देखने के लिए मिलेगी। अदरवाइज आप अच्छे से जानते हैं ये एंट्री आप बहुत बार ईसॉप के चैप्टर में देख करके आए हैं। हाँ सर ठीक है। और ये एंट्री मैंने अभी आपको समझाई नहीं है, एंट्री नंबर 6, इसे भी मैं किसी क्वेश्चन में ही लगे हाथ समझाऊंगा कि ये किस चीज की एंट्री है। ओके जी। ओके तो फ्रेंड्स अभी अपने पास क्या हो गया, मतलब क्या क्या हो गया सर, मीनिंग हो गया, रीजंस हो गए बायबैक के, और उसकी जनरल एंट्रीज हो गई। एक जनरल एंट्री अभी रह गई है, एक ईसॉप पिछले चैप्टर जैसी सेम है वो तो हो गई, एक एंट्री रह गई है डिवेंचर वाली जो हम किसी क्वेश्चन में आपको समझाएंगे, और एक ये चीजें रह गई हैं अपने पास, ये जो चीजें लिखी हुई है ये, इसमें से ये लाइन कवर होगी, एट द टाइम ऑफ बायबैक CRR नीड्स टू बी क्रिएटेड टू सिक्योर द इंटरेस्ट ऑफ आउटसाइडर्स। और ये बात रह गई है फॉर दिस, ये वाली बात, पर्पज ऑल्सो सेक्शन नंबर दिस, ये लाइन और नीचे का पोर्शन, ये हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। तब तक के लिए मित्रों थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। कोई डाउट हो पर्सनली कांटेक्ट कर लेना, पूछ लेना, और पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन।